ऑल आउट में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन से मुखातिब है। तीसरा और आखिरी ओडीआई मैच पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान मुल्तान में जारी है। 269 रन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने मुकर्ररा 48 ओवर्स में स्कोर किए। स्याह आंधी से मुकाबला हो रहा है, लेकिन ये स्याह आंधी वो 30 साल पहले वाली दिखाई नहीं देती है, क्योंकि 30 साल पहले पाकिस्तान जिस मुश्किल में होता था, अब पाकिस्तान ने वेस्ट इंडीज को मुश्किल में डाला हुआ है। लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम अब भी स्याह आंधी ही कहलाती है। लेकिन आज मुल्तान में सफ़ेद आंधी आई थी, जिसकी वजह से तकरीबन 2-2 ओवर दोनों टीमों के कम किए गए और 48 ओवर पर मुश्तमिल ये मैच कर दिया गया। गर्द गुबार का तूफान आया था, जिसकी वजह से मैच को रोकना पड़ गया था। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि 30 साल पहले वाली स्याह आंधी और इस स्याह आंधी में ये फ़र्क है कि पिछली 10 सीरीज इन 30 सालों में जो खेली गई हैं, तमाम की तमाम पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतने में कामयाब हुई है। और ये 10वीं सीरीज पाकिस्तान ने जीती है, एक सीरीज ड्रॉ हुई है, जो 11 सीरीज अब तक खेली गई हैं। और ऐसा लगता है कि आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो गई है, क्योंकि वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैन जिस तरीके का आगाज़ देते हैं, उसके बाद यके बाद दीगरे जिस तरीके से उनकी विकेटें गिरती चली जाती हैं, तो सब देखते रह जाते हैं। वो आर या पार खेलते हैं, दरमियान में कोई चीज़ दिखाई नहीं देती। लेकिन अगर दरमियान की बात करें, मिडिल ऑर्डर बैटिंग की बात करें, तो वो तो पाकिस्तान की भी दिखाई नहीं दे रही है। हम ऐसे ऐसे तजुर्बात कर रहे हैं कि 1 या 2 मैच T20 में कोई बैट्समैन परफॉर्म कर देता है, और वो परफॉर्म करता है T20 में, और वो ओडीआई क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर बैटिंग में आ जाता है। जिसको हमें खिलाना होता है उसको हम ज़रूर खिलाते हैं। सरफराज अहमद के बारे में बड़ी ज़बरदस्त बात कही कामरान अकमल ने कि अगर आपने हारिस को ही खिलाना था और 1 या 2 मैचों की परफॉर्मेंस पे खिलाना था, तो इतने अरसा जब आप सरफराज को कैरी कर रहे थे, तो उस वक्त क्यों नहीं मौका दिया गया उन्हें मिडिल ऑर्डर बैटिंग में? क्योंकि मिडिल ऑर्डर बैटिंग तो पाकिस्तान की उस वक्त भी स्ट्रगल कर रही थी। लेकिन बात फिर यही आ जाती है कि जिसको खिलाना है उसको खिलाना है, जिसको नहीं खिलाना उसको नहीं खिलाना। आज भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जिस तरीके की बैटिंग हमने देखी, तीसरे वनडे मैच में बाबर आजम ने टॉस जीता, पहले बैटिंग का फैसला किया, 85 रन ओपनर्स ने फराम किए। आज अच्छी बैटिंग कर रहे थे फ़खर जमान, जिन्होंने 35 रन की इनिंग खेली। ज़बरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे इमामुल हक, जिन्होंने एक और निफ सेंचुरी स्कोर की, 62 रन बनाए। बाबर आजम जल्दी आउट हुए, सिर्फ 1 रन बनाने के बाद। उसके बाद पता चला कि बाबर आजम के कांधों पर ये बैटिंग कितनी डिपेंड करती है, क्योंकि उसके बाद रिजवान जिस तरह T20 क्रिकेट में एज ए टॉप ऑर्डर खेलते हैं, ना तो वो उस तरीके से टेस्ट क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई देते हैं, ना ओडीआई क्रिकेट में खेलते हुए दिखाई देते हैं। अगर बाबर आजम आउट हो जाएं तो एक्सपीरियंस मोस्ट बैट्समैन रिजवान दिखाई देते हैं, क्योंकि खुशदिल शाह इतने एक्सपीरियंस नहीं है, हारिस इतने एक्सपीरियंस नहीं है, उनकी जिम्मेदारी मुख्तलिफ हो जाती है। लेकिन वो भी परफॉर्म नहीं कर सके। 85 रन को ओपनिंग स्टैंड मिलने के बाद सिर्फ 32 रन का इजाफा करके, यानी 117 रन पर आधी पाकिस्तान क्रिकेट टीम निकोलस पोरान के हाथों आउट हो गई थी। पोरान जो कैप्टन है वेस्ट इंडीज के, जो बॉलिंग नहीं करते हैं, लेकिन 48 रन देकर 4 टॉप ऑर्डर बैट्समैन आउट किए आज उन्होंने, और ऐसा लग रहा था कि पूरी टीम आउट कर देंगे पोरान, जिस तरह की वो बॉलिंग कर रहे थे। लेकिन उसके बाद अच्छा स्टैंड मिला खुशदिल शाह और शादाब के दरमियान 84 रन का, 6ठी विकेट की पार्टनरशिप के लिए खुशदिल शाह वाकई में एक इम्प्रूव कंटेंडर दिखाई देते हैं। लेकिन हैरानकुन तौर पर इफ्तिखार से तो बॉलिंग करा लेते हैं। खुशदिल शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की थी लास्ट PSL में, एक वक्त में वो लीडिंग विकेट टेकर चल रहे थे मुल्तान सुल्तान्स के लिए। लेकिन पूरी सीरीज में जहां स्पिनिंग ट्रैक भी दिखाई दिए, हमने कभी खुशदिल शाह को ट्राई नहीं किया। शायद हो सकता है कि जिसको हमने एडजस्ट करना होता है उसको एडजस्ट करना होता है, जिसको नहीं करना होता उसको नहीं करना होता, क्योंकि खुशदिल शाह ने बुरी बॉलिंग नहीं की, वो अच्छे लेफ्ट आर्म स्पिनर है, लेकिन उनको मौका नहीं दिया गया। अब तक तो बॉलिंग का मौका नहीं दिया गया पूरी सीरीज में। लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट टीम चूंकि मैचेस जीत रही है, तो बहुत सारी चीज़ें दिखाई नहीं देती। फिर 40 रन का अच्छा स्टैंड मिला वसीम जूनियर और शादाब के दरमियान। शादाब आज अगर शादाब की इनिंग हटा दें तो पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ही स्ट्रगल करती हुई दिखाई देती, जिन्होंने 84 रन स्कोर किए और पाकिस्तान को एक रेस्पेक्टेबल टोटल तक पहुंचा दिया। इस वक्त मुश्किलात से 2-4 है वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम। 70 रन भी नहीं हुए हैं और 3 विकेटें गवा दी हैं वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट टीम ने। एक बड़ा हदफ अभी उनके सामने दिखाई दे रहा है, किस तरह क्या करेंगे। निकोलस पोरान का दिन है, वैसे आज 4 आउट कर चुके हैं, जो उन्होंने कभी इससे पहले सोचा भी नहीं होगा। तो आज वो बैटिंग कर रहे हैं, कहाँ लेके जाते हैं अपनी टीम के स्कोर को, ये हमने ज़रूर देखना होगा। इसके अलावा कई और भी इशूज़ हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के हवाले से, जिन पर बात करेंगे। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ऑफ स्पिनर, वर्ल्ड क्लास ऑफ स्पिनर थे, क्रिकेट कोच, सिलेक्टर। कौन सी ऐसी जिम्मेदारी है जो उन्होंने एहसन अंदाज से
अंजाम नहीं दी। तौसीफ अहमद साहब हमारे साथ शो का हिस्सा हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। तौसीफ अहमद साहब, बेंगलोर टेस्ट की तारीखी फतह कौन भूल सकता है। उनके साथ आरिफ वहीद खान साहब हमारे शो का हिस्सा हैं। आरिफ वहीद खान साहब कराची के वो ऑफिशियल हैं कि जिन्होंने तकरीबन हर टीम की मैनेजरशिप की है, अपने क्लब भी यहाँ पर रन करते हैं। इसके साथ साथ इंडोनेशिया में 2018 में एशियन गेम्स खेले गए थे, उस टीम में भी उस दस्ते के भी मैनेजर के फ़राइज़ अंजाम दिए थे। थैंक यू वेरी मच आरिफ भाई, आपकी आमद का भी बहुत शुक्रिया। और ह्यूस्टन अमेरिका से हमें ज्वाइन कर चुके हैं द वन एंड ओनली शो की जान, फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर साजिद खान साहब। साजिद भाई अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नसीम भाई, आपको, ग्रेट तौसीफ भाई को, आरिफ भाई को बहुत बहुत सलाम। सबसे पहले अम्मी की तबीयत बताएं कैसी है? अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का बहुत शुक्र है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की रहमतों से। तौसीफ भाई, यही मैं आपसे आगाज करूंगा कि मिडिल ऑर्डर बैटिंग में साजिद भाई ने बड़ा जबरदस्त क्रिटिसाइज किया था पहले ही दिन कि भाई आपकी पसंद नापसंद हारिस की सूरत में दिखाई दे रही है कि आप रिजवान के आगे ऐसा लगता है कि बाबर आजम हो या सकलैन मुश्ताक हो, सभी सरेंडर किए हुए दिखाई देते हैं। हारिस की शमूलियत पे सब हैरान थे। एक या दो T20 मैच की कारकर्दगी हुई है तौसीफ भाई, कैसे कोई शामिल हो सकता है ओडीआई क्रिकेट के अंदर, और फिर वो जिस तरह एक्सपोज हुए? देखिए, उस बच्चे को कसूर नहीं है, और बल्कि मैं समझता हूं कि जो सर, अगर आप दरख्त पे बगैर पका हुआ आम तोड़ने की कोशिश करेंगे। देखिए, मैं आपको बताऊं, वो तो उन लोगों का है जो ये इससे पहले सबसे हमारे यहाँ स्ट्रांग कौन है? कप्तान स्ट्रांग होता है ना, कप्तान स्ट्रांग है। 2 दिन पहले उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जब किसी ने क्वेश्चन किया तो उन्होंने कहा जी टू अर्ली, अभी हम उनको खिलाना हमारे लिए मुश्किल है। ये उनका स्टेटमेंट था अबाउट हारिस के लिए। फिर क्या हुआ? कौन इसमें आ गया बीच में? कौन आ गया? आप तो सब जानते हो, जो आगे होता है या पीछे होता है, कोई तो आया ना अंदर। तो कहने का मतलब मेरा ये कि आप करें। अच्छा, सारे काम अगर हम बाहर बैठ के बताएं और वो 1-2 मैच के बाद फिर वही चीज को वो अप्लाई करें, तो जब हमारे कहने पे करना है तो फिर पहले से आप लोग सोच लो। मसलन जैसे खिला दिया ना, उससे हट के अभी हम आएंगे सरफराज पे भी कि वो तो काफी पहले से था, रखना ही नहीं है ना सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन साहब जो हैं वो, ना कोई कोविड ने माशाल्लाह ऐसा कुछ कर दिया था कि मजबूरी बन गए थे कि उनको साथ लेके फिरना था। और एक मुझे 100% था, क्योंकि मैं बहुत इनसाइड रहा हूँ, मुझे 100% था कि उन्हें वो हट जाएंगे बीच से। अब क्यों इतना वो बताने का मतलब ये है कि देखिए, जब आप उसको खिला रहे हैं तो वो तो ओपनिंग बैट्समैन है हारिस। फिर मैंने पहले ही दिन कहा, मैंने कहा मुझे हैरत ही है, आपने खिला दी, ठीक है, आपने साथ रखा यंगस्टर अपनी जगह, आप उसको कीपिंग करा। मतलब इतनी क्रिकेट होने के बाद भी अगर कोई अपने आप को सिक्योर नहीं समझ रहा, मसलन मैं बात कर रहा हूँ रिजवान की, क्यों अपने आप को ये लोग सिक्योर नहीं समझ रहे? यार, आप की प्लेयर हैं। अभी सिक्योर क्या आप कह रहे हैं कि पीछे आगे और फिर वो हारिस को खिला दे? तो यही तो नहीं तो कीपिंग नहीं कराई ना 2 मैचों में। वो तो खुद भी फील्डिंग बाहर करते रहे, आज कर रहे हैं ना, आज फील्डिंग बाहर कर रहे हैं, 3rd मैच में उसको कीपिंग कराई, क्योंकि शोर मचा। मतलब वो चीजें नहीं थी ना जो करनी चाहिए, वो नहीं थी। सबको पता है कि गलत हो रहा था सारा। हम ये नहीं कह रहे, ये सीरीज हमें जीतना बहुत जरूरी था और जीत गए इंशाल्लाह, इसलिए कि हमें फर्स्ट 4 में आने के, रैंकिंग में आने के लिए हमें बहुत जरूरत थी उसकी। और हमने एक और तौसीफ भाई थोड़ा सा इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि बड़ी विकेट हासिल हो गई। हम समझ रहे थे कि जिनका आज दिन होगा और अपनी 11 रुकनी टीम को लीड करेंगे, लेकिन आज 11 रन बनाकर फौरन आउट हो गए। इस तरह पाकिस्तान को बड़ी कामयाबी मिल गई और पाकिस्तान की अब ग्रिप बहुत ज्यादा मजबूत हो गई। जी तौसीफ भाई प्लीज। फौरन तो वैसे ही फेल हो रहे हैं, बैटिंग तो उनसे हो नहीं रही है। की प्लेयर है उनके, काफी मारते हैं, लेकिन आज बॉलिंग में तो उनका चूरन बहुत बिका। सर वो बॉलर तो है नहीं ना, ठीक है, वो अपनी जगह है कि पार्ट टाइम बॉलर आन के आउट कर जाता है, लेकिन वो आखिर में आउट करता है। पार्ट टाइम जब आता है ना, उसको मार मूर के जब वो कम, उन्होंने तो शुरू में आउट कर दी जी। मतलब आई मीन कहने का मतलब पहले बाबर आजम, रिजवान, हारिस। अच्छा, अब देखिए इमाम, अब यह भी होता है कि बास टाइम नजर नहीं आता कि आप कॉट बिहाइंड हुए हैं, लेकिन बैट्समैन को पता चलता है कॉट बिहाइंड हो गया है वो। तो आज उन्होंने चांस नहीं, क्योंकि प्रेशर, क्योंकि उनसे रन्स नहीं हो रहे। बैट लगता है चले जाते हैं, बैट लगता है चले जाते हैं, पता नहीं उन्हें पता नहीं चला या बहरहाल जो भी था। सर ये अक्सर बता दें कि किसी बैट्समैन बैट पकड़ के खड़ा हो, अंपायर तक आवाज ना जाए, हो सकता है विकेट कीपर नहीं सुने, वो वाहिद आदमी होता है कि जाने ना जाने
चले बहरहाल बाग तो सारा जाने। बहरहाल देखें, ये होता है एक प्रेशर। देखें रन नहीं हो रहा है ना, शोर मचा हुआ है, रिजवान से रन नहीं हो रहा है, इस फॉर्मेट में हटाएं, इसमें ये करें, उसमें, इसीलिए एक आप प्लेयर लेके आए, लेकिन गलत आपने मिडिल ऑर्डर में लेके जिसको भी। शान मसूद के बारे में आज इंजमाम उल हक ने बात कही, इंजमाम भी बोले, इससे पहले हफीज बोले कि शान मसूद को आपने मिडिल ऑर्डर बैटिंग में खिलाना चाहिए 4 और 5 नंबर पे, जिस तरह की वो बैटिंग कर रहे हैं। आज इंजमाम ने कहा उनको T20 और ODI खिलाना चाहिए। सर मैं तो ये कहता हूं कि देखिए, आप अगर टीम बना रहे हैं ना, तो आपको क्या क्या रखना चाहिए। कब से रोना पीटना मचा हुआ है कि आप अपनी बेंच पे जो है वो तगड़ी स्ट्रेंथ रखनी है। आपने बेंच के ऊपर आप उसको 3 मिडिल ऑर्डर रख के आप उसको बुला के बाहर रख लेते। अगर कोई रन नहीं करता आप उसको अंडर, हारिस अगर नहीं करते तो शान को खिला देते, शान को खिला सकते थे। अगर ओपन में भी अगर तो नहीं करते, ओपन में भी तो नहीं कर रहे हैं ना सर, ओपन में भी तो फखर ने आज 35 रन किए हैं जी। लेकिन मेरा अपना कहना यह है कि आप अगर शान खेले तो ऊपर खेले, ऊपर खेलेगा तो ज्यादा बेटर। आप 3 नंबर भेज दें उसको। सर ऊपर के जो मिडिल ऑर्डर बैट्समैन है वो तो ऊपर खेलते हैं। अगर T20 क्रिकेट की बात कर लें तो रिजवान और बाबर ऊपर खेलते हैं। थोड़ा सा बाबर नीचे चले जाए ना सर, बाबर से सर वहां तो फखर को जगह नहीं दे रहे, तो फिर शान को कैसे जगह देंगे। सर बात ये नहीं है, आप बनाना है अगर टीम तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। फेल तो आपकी मिडिल ऑर्डर हो रहा है ना। आज अगर ओपनर आपके 3 ऊपर से जाएं तो आप क्या समझ रहे हैं, ये पूरन वाली बॉलिंग जो हो रही है, क्या मतलब हैरत है। ठीक है, आउट होना अपनी जगह है, लेकिन हैरत है। मतलब ये बनाने की टीम अगर हम बात करें तो आप इतना बड़े इवेंट आगे आने वाले हैं। ठीक है, ये जीतना था आपने हर हाल में, और जाहिर है रैंकिंग में आना था, हमें भी हारिस को रख के जीतना था, यानी कि इतना देखिए ये तो एक अलग कहानी है। और जो कहानी है गलत जो है, जब आप गलत करते हैं ना तो सारे ही गलत कर देते हैं, क्योंकि वो बच्चा मतलब रिजवान को बच्चे के साथ देखिए, वो रिजवान को क्या फिक्र थी, वो कीपर है ना, कीपिंग कराते हैं ना। पहले मैच से आप उसे कीपिंग करा देते, क्या फर्क पड़ता था। आज भी तो आप करा रहे हैं, मेरे कहने से करा रहे हैं। अगर करा रहे हैं मेरे कहने से तो मुझे पता है, मैं तो फर्स्ट डे से कह रहा हूं। आपने ये वाली बात कही है बिल्कुल। साजिद भाई ये क्या है, क्या हारिस पूरी सीरीज खेल गए, 1 मैच नहीं, 2 मैच नहीं, 3 मैच खेल गए। दूसरे मैच में वो जिस अंदाज से आउट हुए थे, आज उससे ज्यादा बुरे अंदाज से तीसरे मैच में आउट हुए। तो ये जो एक डिसीजन था, ये था किसका? क्योंकि आप इस पे बहुत ज्यादा आवाज बुलंद कर चुके हैं। आपने खासी बात कही थी कि ये टीम बनाते हैं बाबर आजम, रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी। तो फिर समझ में नहीं आ रहा साजिद भाई, ऐसे चलेगी क्या पाकिस्तान की क्रिकेट? बहुत शुक्रिया नसीम भाई। जिस तरह आपने देखा, ग्रेट तौसीफ भाई बात कर रहे हैं, खुल्ला रिजवान ने अपनी मोलापुरी दिखाई और रिजवान ने कैसे कीपिंग करा दी है। मेट्रो न्यूज चैनल जो ऑल आउट प्रोग्राम, जैसे तौसीफ भाई बात कर रहे हैं, आप बात कर रहे हैं, हमने बात की टंके की चोट पे बात की, मैरिट का कत्ल किए गए टंके की चोट पे, और रिजवान ने अपनी दोस्ती ने अपने आप को बताया, मेरी पावर बताई। तो उसको कोई कहने वाले विकेट के पीछे सारी तन तना अपने करब के लड़के को खिलाया। 2015 से इफ्तिखार को कैरी कर रहे, हर मैच की दवा, हर वर्ष की दवा रिजवान है। यकीनी तौर पर खुलदिल शाह यकीनी तौर पर आउटस्टैंडिंग क्रिकेटर था, उससे बॉलिंग नहीं कराते। रिजवान के एंगलिंग है, और रिजवान ने जिस बच्चे को खिलाया, खुदा के वास्ते कोई खौफ करे, अल्लाह तुम्हें पूछेगा। सरफराज अहमद जो 120 ODI खिला है, 120 पाकिस्तान का वर्ल्ड क्लास कप्तान, उसका खुला मेरिट का कत्ल कर दिया। पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर बैटिंग में खिलाना है तो सरफराज को खिला सकते थे ना। आप इतना अरसा कैरी किया, आपने थोड़ा अरसा कैरी नहीं किया। जहां जगह बनती थी, साउथ अफ्रीका में जगह बनती थी, जिम्बाब्वे में जगह बनती थी सरफराज की, लेकिन आपने वहां पर नहीं खिलाया। आपके मिडिल ऑर्डर नाकाम हो रहे थे, लेकिन सरफराज की जानिब आप नहीं गए। तो नसीब भाई नियत हो, नियत ही सही ना हो, नियत जब डर रहे, खेल आने से पहले मिसबान ने भारी काम किया, वकार है भारी काम किया, उसको बाहर बिठा के रिजवान को प्लेयर बना दिया, और रिजवान के कहने पे सारा चलते रहा, सारा कुछ देख रहे ना, रिजवान ही चला रहा था। आज कैसे कीपिंग करा दी उस बच्चे को? पहले मुझे बताया तौसीफ भाई, मैंने आपने टंके की चोट पे बात की, ऑल आउट प्रोग्राम बैटर चैनल टंके की चोट पे लोग आगे खोली, तो आज मैनेजमेंट पैनिक हुई ना। आप मुझे बताएं, आज धानी को खिलाया तो पहले ही धानी को खिला देते। तो भाई बात ये हो रही है, कर क्या रहे हैं, करना क्या चाहते हैं। इससे पहले शान मसूद, आप मुझे बताइए फकर का क्या काम? फकर ने 3 ODI खेल दिए ना। अब फकर को हटा के इमाम की तरह, जो इमाम जो ग्रेट प्लेयर बन चुका है, स्टाइलिश प्लेयर, उससे प्रूव किया, आज ही 50 रन बनाए। तो इमाम के साथ अब शान मसूद को ओपन कराएं, सरफराज को मिडिल ऑर्डर आए, पर्चियों को बाहर करें, खुदा के वास्ते रिजवान को ट्राई का है क्या है? साजिद भाई मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, ये ट्राई का है क्या है? क्योंकि शाहनवाज धानी को इसलिए खिलाना पड़ गया आपको क्योंकि
रमीज राजा साहब, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये स्टेटमेंट दिया था कि हारिस रऊफ पहले अपनी लाइन और लेंथ बेहतर करके आए, फिर आके ओडीआई क्रिकेट खेलें, तो इन्हें शाहनवाज धानी को खिलाना पड़ा। लेकिन शाहनवाज धानी खेल रहे थे तो आज शाहीन शाह अफरीदी बैठ गए और हसन अली को शामिल किया गया कि किसी तरीके से वो जो 2-3 फास्ट बॉलर्स हैं उनसे बाजी निकले नहीं किसी तरीके से। शाहीन शाह तो ऑटोमेटिक चॉइस है, हसन अली परफॉर्म करते हैं तो फिर फर्स्ट चॉइस वो बन जाएंगे, धानी फिर बाहर हो गए। देखिए, धानी के जहां तक मसला है, धानी के साथ ये लगा रहेगा मसला। और ये जो लॉबी है, हसन को चाहते थे शदाब यकीन पे बैटिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग ऑलराउंडर वो नहीं रहे। इस पिच पे जो बॉलर है वो आउट ना कर सकें तो क्या आप उसे उम्मीद रखेंगे? बहुत ही आउटस्टैंडिंग बैटिंग की, मगर जिस तरह आप बात कर रहे हैं ये 3 का टोला है, 3 इक्के हैं यकीनी तौर पर। आप मैं रिजवान की बात करूँ, बाबर की बात करूँ और की बात करूँ, शाहीन शाह अफरीदी, जिसको चाहेंगे खिलाएंगे, जिसको चाहेंगे नहीं खिलाएंगे। तो ये डंके की चोट पे खुला खुला बदमाशी है, किस तरह क्रिकेट नहीं होती। पीसीबी के चेयरमैन साहब को फ्रंट पे आना पड़ेगा। पीसीबी के चेयरमैन पूरे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उन्होंने जिस तरह डिसीजन तो उन्होंने पावर तो दे दिया। बाबर को पावर इस्तेमाल रिजवान कर रहा है, तो रिजवान जो पावर इस्तेमाल कर रहा है पूरे पिशावर के लड़कों को खुला खुला डंके की चोट पे सपोर्ट कर रहा है। तो जाती ना करे खुदा के वास्ते, पूरे मुल्क की टीम है, कराची के लड़कों के साथ खुला खुला मैरिज का कत्ल हो रहा है। सरफराज अहमद का ताल्लुक कराची से, सरफराज का ताल्लुक कराची से नहीं होता, तो रोक सकते तो रोक लेते, इनको बताता। सिर्फ फर्क ये ज्यादती है, जुल्म है, खुला खुला जुल्म है। खुदा के वास्ते इस तरह नहीं हो। 2019 सिलेक्टर थे, इन्होंने कितनी अच्छी टीम सिलेक्ट की, आज ही पाकिस्तान की मिसाल देता है। ऐसे लोग कहां चले गए मेरे भाई? रबड़ स्टैम्प मोहम्मद वसीम जो सिफारशी सिलेक्टर है, उनसे किसने टीम बनाने के लिए पूछा? नहीं पूछा। बाबर ने टीम बनाई है, रिजवान ने टीम बनाई है, शाहिद ने टीम बनाई है, सकनैन और जो है वो अपनी जॉब को कैरी कर रहे हैं, वो अपनी जॉब बचाने के लिए कर रहे हैं। टीम में इन्वॉल्वमेंट उनकी होती ही नहीं है। सकलैन की टीम में इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। कितनी बड़ी बात कह रहे हैं कि अगर कोच, तो इसका मकसद है कि फॉरेन कोच ले आए तो वो खिलाड़ी काबू कर लेते हैं, अपना कोच लेके आए तो खिलाड़ी काबू कर लेते हैं। मकसद है कि प्लेयर पावर इतना स्ट्रांग होता है, जैसे साजिद भाई बात कर रहे हैं कि 3 एक ट्राइका है जो टीम बनाता है, इवन के कोच की कोई आरिफ भाई हैसियत नहीं है, तो फिर तो आप कोच रखें किसको, क्यों रखें? वजह समझ में नहीं आती। क्या वो सिर्फ ड्रिल कराता रहेगा? ड्रिल कराने के लिए उसका कोई अपना डिसीजन पावर है या नहीं है? क्योंकि मैं नहीं समझता कि हारिस सकलैन का डिसीजन होगा, मैं नहीं मान सकता ये बात। नहीं, शुक्रिया नसीम राजपूत साहब, जैसे आपका और साजिद भाई ने सलाम किया तो वालेकुम अस्सलाम। जैसे कि आपने शुरू में प्रोग्राम के अंदर खुद ही कहा कि जिसको इंडक्ट करना चाहिए करा देते हैं। जैसे साजिद भाई ने कहा कि ये एक मोनोपोली है इन तीनों की और ट्राइका है, तो ये ट्राइका तो वाकई एक बिल्कुल नज़र आता है। मगर इस खुशकिस्मती ये है कि ट्राइका थोड़ा सा कुछ अर्से से परफॉर्म कर रहा है, तो मगर ये कि अगर कोई परफॉर्म कर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप टीम की जो है फिर आप उसकी मोनोपोली करें या आप उसमें डिक्टेटरशिप ले आएँ। उसको आपको कहीं ना कहीं तो आपको टीम बनाना पड़ेगी। या तो हम किसी को खिलाते हैं, बिल्कुल सरफराज को टीम में कैरी करते रहे, और उस याद बिल्कुल बाहर निकाल देते हैं। तो ये ट्राई का जब टूटेगा जब हमारी बेंच स्ट्रेंथ मजबूत होगी। बेंच स्ट्रेंथ में शान मसूद को होनी चाहिए था, सरफराज को होना चाहिए था। शान मसूद भी क्या इसलिए बाहर हैं कि वो कराची के, अगर इतनी परफॉर्मेंस के बाद कि बलूचिस्तान के की जानिब से खेले तो 3 सेंचुरियां स्कोर की, मुल्तान सुल्तान को फाइनल में ले जाने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, और काउंटी में वो जिस तरह खेल रहे हैं, काउंटी क्रिकेट से हसन अली आ सकते हैं, काउंटी क्रिकेट से हारिस रऊफ आ सकते हैं, नहीं आ सकते तो शान मसूद नहीं आ सकते। ये तो एक लोकल क्रिकेट थी जिसकी परफॉर्मेंस पे आप ले आते हैं। जैसे 2020 में पीएसएल में हारिस को खिला दिया, सिर्फ 2-3 मैच उसकी परफॉर्मेंस में, T20 में उनको वनडे खिला दिया, और आज लगा उनके जो दोनों शॉट देख लें हम दोनों वनडे के अंदर बहुत घबराए, वो इंतहाई इसमें लगा कि वो उनमें जो इंटरनेशनल प्रेशर हैंडल करने की वो सलाहियत है नहीं। वो बहुत बासलाहियत है लेकिन बहुत यंग है, टैलेंटेड प्लेयर है, मगर ये कि टाइमिंग जो है ना गलत है। जो टाइमिंग्स होती है कि थोड़ा सा उसको प्लेयर्स को मौका देना चाहिए, उसको प्रेशर, अभी गेम अवेयरनेस नजर नहीं आई है, तो कोचेस का काम है कि वो उनको कॉन्फिडेंस दे। जिस तरीके से दोनों तरीके से आउट हुए हैं, अगर यही इनकी कमजोरी है तो आइंदा तो यहाँ तो सारे एनालाइजर बैठे होते हैं, वो तो पकड़ लेंगे, तो ये आइंदा कभी स्कोर नहीं कर पाएंगे जिस तरीके से वो पॉइंट पे दोनों तरफ खेलते हुए। और अर्ली स्टेज पे आदमी थोड़ा सा वी शेप में लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ सीधे बल्ले के साथ खेलता है, फिर थोड़ा सा स्टेबल होता है, फिर वो जाके अपनी इनिंग्स शुरू करता है। तो ये सारी चीजें जो हम बोल रहे हैं यकीनन इनको कोचेस को बताने चाहिए। मुझे तो हैरत है कि किस तरीके से वो दोनों सेम आउट। मोहम्मद यूसुफ जैसे कोच हैं, पाकिस्तान के बैटिंग कोच हैं, लेकिन वो भी क्या करेंगे? अब मोहम्मद यूसुफ
कि चलती कितनी होगी, क्योंकि मैं नहीं मान सकता कि ये डिसीजन हारिस को खिलाने का, खास तौर पे कि 2 T20 मैचेस में भी प्रॉपर तौर पे परफॉर्म नहीं किया और आपने उन्हें 3 ODI मैचेस की सीरीज दे दी मुल्तान की सरजमीन पर, उस सरजमीन पर कि जहां पर आपको जरा बैटिंग करना भी कन्वीनियंट था, मौसम, टीम भी आपके लिए बड़ी जबरदस्त थी कि कंप्लीट टीम आई नहीं थी वेस्ट इंडीज की, तो आपने वहां पे मौका दिया कि यहां तो ये परफॉर्म कर ही देगा। अगर इस तरीके से सोचेंगे तो फिर इसी तरीके से फिर बातें होती रहेंगी। ब्रेक लेते हैं तो फिर बातें अपनी आगे बढ़ाते हैं। ऑल आउट में एक मरतबा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम ऑल आउट होते होते बच गई। 269 रन 9 विकेटों के नुकसान पर स्कोर किए पाकिस्तान ने, लेकिन इस बात के चांसेस दिखाई दे रहे हैं कि तीसरे और आखिरी ODI मैच में जो मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम में जारी है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान, वेस्ट इंडीज की टीम को पाकिस्तान ऑल आउट करने में कामयाब हो जाएगा, क्योंकि 19 ओवर के खेल में 90 रन स्कोर किए हैं वेस्ट इंडीज ने और 4 विकेटें गंवा दी हैं, तो और 4 उनके मुस्तनद बैट्समैन आउट हो गए। हमने टेल भी देखी कि इस तरीके की दिखाई नहीं दे रही है वेस्ट इंडीज की, कि कोई बहुत ज्यादा कोई स्ट्रगल करती हुई दिखाई देगी, कोई जबरदस्त किस्म की स्प्रिट वाली परफॉर्मेंस देने में कामयाब हो जाएगी, ऐसी सूरत हाल भी दिखाई नहीं दे रही। मैं एक बात कह रहा हूँ, अभी साजिद भाई ने बात कही थी, हम अपने शो में बिल्कुल कतई तौर पे मैं बहुत ज़्यादा इस चीज़ को नज़रअंदाज करने की कोशिश करता हूँ कि कराची, लाहौर, कोयटा, पेशावर, ये सब पाकिस्तान है सर। बिल्कुल ठीक। पाकिस्तान का जो बेहतरीन टैलेंट है वो मैदान में उतरना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। लेकिन तौसीफ भाई, चले रिजवान ने अच्छा परफॉर्म किया था, सरफराज को रिप्लेस कर लिया, लेकिन जिस वक्त जगह बनती थी सरफराज की, आपने सरफराज को उस वक्त भी शामिल नहीं किया। ये बात समझ में नहीं आई, आपने किस किस को ट्राई नहीं कर लिया, लेकिन उनसे परफॉर्म उस तरीके से होके नहीं दिया। लेकिन शान मसूद तो इतना परफॉर्म कर रहे थे, आप शान मसूद के साथ भी यही लेवल है कि वो कराची के हैं? नहीं, मैं ये इस पे मैं नहीं जाऊंगा, ये चीज़ मुझे इतना वो नहीं करती, लेकिन एक चीज़ ज़रूर है कि आप उसकी परफॉर्मेंस देख लें। आप अगर, मैं फिर यही बात करता हूं कि अगर आपको टीम बनानी है तो आप माइंड को अपने खुला रख के तो टीम को बनाए ना। सरफराज को 2020 में जगह उसकी बनती थी। बात यहाँ ये है कि आप एक कीपर कब तक जो है वो कुछ कर, कभी अनफिट हो गया तो क्या करेंगे आप? देखो, सरफराज के साथ उस वक्त 2020 में तो उसको खेलना चाहिए था, चाहे कुछ भी था, टीम के साथ लेते रहे, नहीं खिलाया, एक आध मैच शायद दिया हो, उसके बाद नहीं। अब आन के बिल्कुल ही अलग कर दिया। वजह उसकी वही थी कि कोविड था। मुझे पता था कि 15 जब अनाउंस होने लगेंगे तो 15 में उनका चांस मुझे मुश्किल लगता है। पर ज्यादती तो ज्यादती है, ठीक है। अभी ये इनसाइड स्टोरीज तो बहुत होती हैं यार। तो जिस वक्त आप सिलेक्टर थे उस वक्त भी कोई प्रेशर होता था, सरफराज को पीछे करना है, कोई रिजवान को इन करना है, उस वक्त के दौर में कोई इस तरह की चीजें सामने आई? मैं कभी भी, और मैं इंजी को इस मामले में मैं ऑनेस्टली बताऊं कि उसने खुला जो है सरफराज से खुली बात करता था वो इस मामले में। इंतजाम तो आज भी उनका इतना जबरदस्त नहीं, मैं बताता रहा हूँ, उस वक्त कोई ऐसा सच कुछ नहीं था। और आप उस वक्त देख भी लो आप, ठीक है, हम कप्तान को कप्तान की मर्जी से टीम देते थे और जाहिर है कोच भी उसमें इन्वॉल्व होता था। वो लोग जरा सी फिर बात करना शुरू कर देते हैं। बट आई थिंक, मेरा ख्याल है कि इसको बड़ा सोच समझ के करना चाहिए कि ये अगर कोई सोचता है कि यार मेरे साथ फलां ने ऐसा किया था तो मैं अब आ गया हूं, मैं उसके साथ कुछ ऐसा कर दूं, ये चीज़ों को थोड़ा सा देखना पड़ेगा। और थोड़ी जो चीज़ें सामने नज़र आ रही हैं ना, वो तो खुली नज़र आ रही है। इसमें चेयरमैन को बड़ा खुला आना पड़ेगा, इसलिए कि देखिए आपको जाना है आगे, काफ़ी मुश्किल टूर्स आपके हैं, तो अब कम से कम एक टीम ऐसी बनाई जाए जिसमें हमारे पास पीछे एक के पीछे एक तो एटलीस्ट वहाँ बैठा। अच्छा, आपने कोचिज की अभी बात की, मैं सच्ची बताऊँ आपको कि ये सब अपनी जॉब के लिए हैं। जब बाहर बैठे होते थे, दे उड़ाई, ये करना वो करना, मोहम्मद यूसुफ और असद शफीक बैठ के ओह ऐसा शुरू कि भाई वो असद शफीक को जी बेस्ट है, और ये अभी क्या, वो बात भी नहीं कर रहा। आपका मिडिल ऑर्डर ही स्ट्रगल कर रहा है ना सर। तो मिडिल ऑर्डर आपने बनाने की कोशिश नहीं की जिस वक्त आपको खिलाने चाहिए थे लड़के। ऐसे टूर काफी आए जिसमें आप खिला सकते तो आप ये कह रहे हैं कि कोचेस की कोई पावर नहीं है, फैसले क्रिकेटर ही करते हैं, जो टीम में जिनकी अथॉरिटी होती है फैसले उन्हीं के होते हैं? सर, कोचेस के पावर होते हैं। मिक्की की पावर थी, ऐसी बात नहीं थी, मिक्की की पावर थी। और कप्तान टीम भी बहुत जबरदस्त थी सर। नहीं, ये कुछ बोल नहीं रहे ना, ये क्या कर रहे हैं मुझे आप बताइए ना, क्या इसमें? मिसबाह उल हक और वकार यूनुस का दौर, तौसीफ अहमद साहब,
वो पाकिस्तान क्रिकेट को कितना डैमेज करके गया जब एहसान मानी और वसीम खान ने पूरी अथॉरिटी दी थी, ऑल इन वन कर दिया था मिसबाउल हक को। और उस दौर में जिस तरीके से हमने रिप्लेसमेंट देखी थी, सरफराज 11 सीरीज ऑन अ ट्रॉट एज ए कैप्टन जीता हुआ था। दुनिया का कोई मुल्क बाहर नहीं कर सकता था, कोई मुल्क बाहर नहीं करता ऐसे कप्तान को कि जिसने 11 सीरीज लगातार जीती हो, चैंपियंस ट्रॉफी जीती हो, उसको बाहर कर दिया। तो कहने का मकसद है वो जो एक पोर्शन आया, क्योंकि रमीज राजा अगर ये वाला स्टेटमेंट देते हैं कि हारिस रऊफ अपनी लाइन एंड लेंथ को बेहतर करो वरना तुम टीम में नहीं नजर आओगे, ये स्टेटमेंट हमने किसी चेयरमैन से नहीं सुना। ये क्रिकेटिंग नॉलेज रखने वाला क्रिकेटर हो चेयरमैन तो ही बात कर सकता है। देखिए, मैं तो अभी भी कहता हूं कि वो सब चीजें चेक कर रहे हैं और ये सीरीज के बाद आई थिंक जब हम बड़े उस पर जाएंगे ना, थोड़ा सा हम देखेंगे कि इस चीज को। अब किसी ने मुझे कहा कि शायद किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया ये जो है चेयरमैन ने इस, आई डोंट थिंक सो कि मैं चेयरमैन ने इसके लिए बात की होगी इसको खिलाएं। और जहाँ तक वो जो आपने बातें की, यस डैमेज हुआ है उसमें। और देखिए मैं पता है क्यों इसलिए बातें थोड़ी कम इस पे करता हूँ कि इसमें प्लेयरों का कुछ नहीं जाता, इसमें कंट्री की जो है बदनामी बहुत होती है। क्या क्या अंदर होता है हम सब देख के आए हैं, सारा कुछ है। आप तो मानते भी नहीं वक़ार यूनुस साहब के ये सरफराज जो है वो बैटिंग भी करता है या कुछ करता है। एक स्टेटमेंट आया जी, और उसके बाद उन्होंने 75 93 पे 5वीं विकेट भी गिर गई। एक इन्फॉर्मेशन अपने लोगों को दे दें कि 93 रन पर 5वीं विकेट गिर गई है यहाँ पर वेस्ट इंडीज की। तो फिर अब ग्रिप बहुत मजबूत हो गई है। जी सर, मेरे ख्याल साइलेंट बातें करने का फायदा कोई नहीं होता। आप जो है आप देखिए, मैं अब आपको एक बात नहीं खुल के तो आपने बात नहीं की। देखिए, इसलिए बात नहीं करूंगा मैं। बहुत से आपने देखा होगा, मैं जब से यही बात करते हैं कि जी आप सिलेक्शन कमेटी से हटे तो ऐसा हो गया। नहीं, मुझे कोई वही मेरी जरूरत है तो मुझे बुलाइए, नहीं जरूरत नहीं बुलाइए, कोई ऐसी बात नहीं। मेरा कोई ना, अल्हम्दुलिल्लाह सारा कुछ बेहतर। ये इनसाइड की बातें करने से मैं सिर्फ इसलिए करता हूं कि मुल्क की बदनामी है, वरना ये प्लेयर कुछ नहीं। ये तो अंदर खिचड़ियां ऐसी पकी हुई हैं कि दाल कच्ची रह जाती है, कहीं पे कहीं कुछ हो जाता है। तो ये बहुत कुछ है, इसको छेड़ना ठीक नहीं है। एक साहब ने कल मुझे किसी ने कहा कि जी फला आदमी ना होगा कि वो तो बोलते ही नहीं थे जब सिलेक्शन कमेटी में, उन्हें क्या पता कि मैं बोलता नहीं था। या वो जब थे तो वो क्या थे, वो बोर्ड में खुद रिजाइन किया उन्होंने या उनको फारिग किया गया, हमें तो नहीं पता इस चीज का। तो मैं कहने का मतलब मैं आपसे नाम पूछूंगा तो फिर आप मैं नाम बोलूंगा भी नहीं, वो वहीं बोलूंगा जहाँ पे बैठे हैं, तो वहीं पे बोलूंगा जाके, यहाँ नहीं बोलूंगा। मैं बता दूं, देखिए आई मीन कि मैं मुझे बताने की जरूरत है नहीं, जरूरत नहीं है, क्योंकि ये सस्पेंस रहेगा। बल्कि सस्पेंस तो नहीं रहा ना, अब तो जहाँ जाना है वहां चले गए। लेकिन जाहिर है उनको ये भी उनको सोचना चाहिए कि वो जब हैं तो वो भी बोर्ड से जब आए तो बोर्ड के एक मेंबर की वजह से जो है वो एक टीवी ज्वाइन किया उन्होंने। तो ये चीजें कहते हैं मुझे वो लगता है, पर ये जो है ना, ये बड़ा अच्छा भी कर देती है और बहुत गंदा भी आदमी को कर देती है। इसलिए कंट्रोल रखो तो ज्यादा बेहतर है। साजिद भाई, ये कोचेस की बात हो रही है, कोचेस की अथॉरिटी है क्या वैसे, थोड़ा सा डिफाइन तो करें। और जो हम बात कर रहे हैं कि वो जो पिछला दौर था उसने जो पाकिस्तान क्रिकेट को धचका पहुंचाया, बाबर आजम एज ए बैट्समैन अगर आप बगैर प्रेशर के थोड़ा अरसा और खिलाते, अभी आप एज ए कैप्टन जो उनका हम प्रेशर देख रहे हैं, अब तो थोड़ा सा वेट भी गेन कर लिया साजिद भाई, कुछ थोड़ा सा बाबर का वेट आपने देखा, कहीं कोई ये मशवरा तो नहीं दिया उन्हें कि जरा पावर हिटिंग और ताकत अपने ले आओ, विराट कोहली की तरह थोड़ा सा वेट तो गेन नहीं कर रही? कुछ ऐसा लगा मुझे, मैंने टेलीविजन पे देखा तो। बिल्कुल आपने नसीम भाई से कहा, जब से उम्र की सादत हासिल कर गए उनका वेट थोड़ा गिर हुआ 2 महीने में। क्रिकेट की बहुत प्यारी बात की ग्रेट तौसीफ अहमद साहब ने, जो उनकी बात को मैं सेकंड करूंगा। इनके इदारे में यूबीएल से वो खेलते रहे, उनको रिवर्स स्वीप मारते रहे, इस टाइप के वो बॉलर थे। और मेरे भाईजान के कहने पे सिफारिश में वो आए थे कोचिंग में, और सदर से वो कोचिंग की जो होती है ना क्लासेस की जो वीडियो होती थी एक जमाने में सीडी, वो ले देख के वो टीम को कोचिंग करते थे। एनालिस्ट उस टाइप के एनालिस्ट थे। और बात ही हो रही है ग्रेट तौसीफ अहमद साहब को क्रिटिसाइज करने वाले, पहले खुद अपने गिरबान पे झांके और खुद क्या थे क्या नहीं थे। एक बात दूसरी निकल जाएगी, दूसरी तरफ चल जाएगी, मगर बताना जरूरी है। कुल्ला वसीम खान एहसान की बात करूं तो ये वसीम खान ने, एहसान मानी ने क्रिकेट को डैमेज किया, सरफराज अहमद के कैरियर के साथ खेला। कोई कहने वाला वकार और मिसबा की बात करे, वकार साहब को तो यही नहीं पता था तीसरा ओपनर है, ओपनर जो पाकिस्तान के मौजूदा चीफ सिलेक्टर मोइन खान है, उसको चीफ सिलेक्टर ने तीसरा ओपनर 2015 में सिलेक्ट किया। वो सेंचुरी बना देता है, नेट पे बैटिंग नहीं कराते, वल्ला उसको
इज्जत दे देता है। तो बात ये जिसको अल्लाह इज्जत है उसको रोक नहीं सकता। आज जो तौसीफ अहमद साहब बात कर रहे हैं, पाकिस्तान 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच गया था और रन रेट की वजह से बाहर हो गया। ग्रेट इंडी बात कर रहे हैं तो सरफराज खुददार सच्चा पाकिस्तानी मुल्क के लिए सोच रहा है, टीम के लिए सोच रहा था। आज बाबर की बात करें 2015 में आया है तो बात सुने, 2015 की गलती है ना, माने ना यार, सच्चा पाकिस्तानी हुब्बुल वतन ईमानदार, ये भी तो गलती है, ये तो माने ना साजिद भाई, जिस सिस्टम में आप रहते हैं, जिस सिस्टम हाँ, उस सिस्टम में नहीं आया। देखिए आपकी बात बहुत प्यारी है, उस सिस्टम में नहीं आया, उन लोगों में नहीं आया जो सिस्टम में लोग लाना चाह रहे थे। और यकीनी तौर पर अल्लाह ताला देख रहे इंसाफ का हक बाला होगा। और ये बहुत बड़ी जाती हो रही है यकीनी तौर पर। देखें आप मुझे बताइए, क्रिकेट में मेरिट का कत्ल हो रहा है, आप मुझे यूसुफ का बताएं जब बाहर थे तो असद शफी 10 साल पाकिस्तान के लिए क्रिकेट खेला, एक दफा बाहर वो उसको पीछे मुड़ने को देखने के लिए तैयार नहीं है। ओडीआई में बेहतरीन प्लेयर था मगर उसका ताल्लुक भी कराची से था। आप बात करें कराची लाहौर की बात नहीं कर रहा, मैं सईद अनवर की मिसाल देने को तैयार हूं। मैं उसका कप्तान था। सईद अनवर को ये बात कह दी गई थी अगर पाकिस्तान से खेलना है तो अब लाहौर शिफ्ट हो जाए। तो ये भी बताना इसलिए जरूरी है, ये चीजें ग्राउंड में होती है, खिलाड़ी की सारी चीजें पता है। मैं ये नहीं कह रहा मगर कहने में मजबूर हूं, क्रिकेट में चीजें होती है। क्रिकेट में बहुत से ग्रेट प्लेयर को साथ ड्रेस रूम शेयर किया है और पाकिस्तान की मिसाल आपके पास मौजूद है। वसीम अकरम की मिसाल मौजूद है, शाहिद अफरीदी की मिसाल मौजूद है, मोइन खान की मिसाल मौजूद है। ग्रेट कप्तान गुजरे। बाबर ग्रेट कप्तान नहीं है मेरे भाई, ग्रेट कप्तान नहीं है, उसको कप्तान बना दे मगर ग्रेट बैट्समैन जरूर है, आउटस्टैंडिंग बैट्समैन है। मगर क्या सरफराज को हटाना था तो उस वक्त बाबर के अलावा कोई दूसरी चॉइस नहीं थी। देखिए ना, ये तो दिखाना था ना, देखिए ये परफॉर्मर है, हम उसको कप्तान लेके आ रहे हैं, सरफराज की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। तो आपकी टीम जीत रही थी, अगर सरफराज अपने बैटिंग ऑर्डर को अमाद वसीम की जगह बन रही थी तेज खेलने के लिए, हसन अली की जगह बन रही थी, वो खुद को नीचे ले जाते थे तो वो टीम के लिए लेके जाते थे। क्या ख्याल है आरिफ भाई? बिल्कुल, ये जो जिस तरह बात हो रही है कि ये सरफराज की और इनकी, तो सरफराज का एक फ़र्क ये था कि जब ये हमारा कप्तान जब परफॉर्मर होता है तो ये हमें आज से नहीं एक सालों से देख रहे हैं, तो वो अपना कोई ट्राई का अपनी टीम बनाता है वो। और हमारे कोचेस की जो बात हो रही थी इसमें बाहर फॉरेन कोचेस और लोकल कोचेस में ये फ़र्क होता है कि फॉरेन कोचेस जो आके उस ट्राइकर को काबू कर लेता है वो, और जो लोकल कोचेस होते हैं वो ट्राई का जो है उस कोचेस को काबू कर लेता है। सर मिकी आर्थर था उससे पहले, तो जो भी आप उठा के देखेंगे जी तो वो नजर आया था। तो ये सरफराज ने जब ये था कि जैसे इसका अच्छा टाइम था तो इसने दूसरों को मौका दिया, इसने अपनी ट्राई का अपनी वो टीम नहीं बनाई जिसकी वजह से एक टीम में स्ट्रेंथ होती है। सर इतने खिलाड़ी बनाती है उसने अपनी कप्तानी में, तो वो शाहिद अफरीदी कितना इंप्रूव किए वहां पर, बाबर आजम कितना इंप्रूव किए वहां पर, शादाब कितना इंप्रूव किए, हसन अली कितना इंप्रूव किए उनकी कप्तानी। एज ए मैनेजर मैं खुद बाबर आजम ने कौन सा प्लेयर बनाया? मैं अब आपसे एक सवाल करता हूं, देखिए सरफराज के दौर में मैं 5-6 प्लेयर आपको बता दूंगा। कप्तान वो होता है कि उसकी टीम के खिलाड़ी बने, उनको वो एतमाद दे। बाबर आजम के दौर में मुझे एक खिलाड़ी बता दें कि आसिफ अली बन गया, इफ्तिखार अहमद बन गया, हालांकि वो थोड़ा बहुत मौका तो उनको वहां पर भी मिला था, लेकिन मैं बाबर के दौर में उनको बहुत मौका मिला। क्या वो बन गए? नहीं बने। हारिस को अभी आपने मौका दिया, क्या वो बन गए? नहीं बने। इमामुल हक सरफराज के दौर में खेले थे, इमामुल हक इस दौर में नहीं खेले। बाबर आजम के दौर में कोई नया प्लेयर आपने ट्राई किया और वो बन गया हो? आरिफ भाई मुझे बता दें। मेरे चूंकि सरफराज मेरे साथ काफ़ी मैनेजर रहा, तो जब भी उनको होते थे तो वो लोगों को चांस देते थे आगे, जो बाद में उनके लिए नुकसान भी हुआ। लोग कहते थे कि ये दूसरों को चांस देते हैं आगे, तो हमेशा उन खिलाड़ियों को ऊपर किया, दूसरी तरफ मोटिवेट किया सारा ये। अब इस कप्तान में और उस कप्तान में ये फर्क है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि बाबर जो है एक नेचुरल कप्तान नहीं है, सरफराज जो है नेचुरल कप्तान है, बाई बर्थ कप्तान है मुख्तलिफ। तो इसी बाबर को ये कप्तानी बनाया जा रहा है, ज़बरदस्ती कप्तान बनाया जा रहा है। तो अब पिछली दफ़ा भी यही बात हुई थी कि मैंने कहा ऐसा ना हो जो जैसे तेंदुलकर के साथ भी मिसाल है कि जब उसको कप्तान बनाया गया, बहुत अच्छा ग्रेट प्लेयर, मगर वो उसका परफॉर्मेंस फेल हुआ, उसकी परफॉर्मेंस मुतासर हुई, तो इनको बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो सरफराज जो है बिल्कुल एक नेचर में, और ज़्यादती की जहाँ तक बात की हुई है तो सरफराज के साथ ये हुआ कि इसको बहुत भोंडे तरीके से हटाया। इन और आउट ये गेम का पार्ट है, जब खिलाड़ी परफॉर्म नहीं करते तो रिप्लेसमेंट भी होती है, आउट भी होते हैं, वो नहीं, मगर नजर नहीं आनी चाहिए थी ज्यादती। मगर आप देखें कि उठा के जिस वक्त उनको बाहर किया गया वो ज्यादती पूरे मुल्क को नजर आई। हुआ ये कि टेस्ट टीम में अगर परफॉर्म नहीं कर रहे तो तीनों फॉर्मेट के कप्तान को तीनों फॉर्मेट से इस तरह उठा के बाहर कर दे, ये पूरी दुनिया ने देखा ये। और उससे जिस कप्तान ने 11 सीरीज आपको T20 में जीती, तो ये शायद इन्होंने बेवकूफी की। बाकी चले उन्होंने चैंपियंस ट्रॉफी ओडीआई में जिताई थी, आप टेस्ट से हटाते जी, चलो लोग कहते कि यार ठीक है आपने फैसला किया, नहीं मैं यही कहने वाला, ओडीआई में चैंपियंस ट्रॉफी जिता दी, आप चलें ओडीआई से भी हटाते, लेकिन T20 से नहीं बनता था।
यही बात मैं कहने वाला था नसीम भाई के जिस वक्त उसको हटाया गया तो ज्यादती नजर आई। उस वक्त टेस्ट टीम से आप हटाते, उस वक्त वनडे जब टीम थी उसका कप्तान बरकरार रखते, क्योंकि उस वक्त दूर दूर तक वनडे भी नहीं था। जिस वक्त जफराज को हटाने गया दूर दूर तक कोई वनडे का कोई था नहीं मैचेस, तो उसमें आप रख के कैरी कर सकते। तो T20 को तो उसको रखना चाहिए था, T20 उसको आखिर तक खिलाना चाहिए था, जिसमें उसकी परफॉर्मेंस थी और पाकिस्तानी टीम को ऊपर ले आया। आज हम ये देखते हैं कि हमारी टीम जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही है, मगर आप वनडे की रैंकिंग देख लें, टेस्ट की रैंकिंग देख लें, पाकिस्तानी टीम कहां खड़ी हुई है। हम अच्छा परफॉर्म पाकिस्तान देंगे जो आईसीसी जब रैंकिंग होगी, ओडीआई सुपर लीग में पाकिस्तान ने बड़ी इंप्रूवमेंट दिखाई, ये 2 मैचेस जीतने। आपकी रैंकिंग क्या है वनडे में? आप 5वें नंबर पे हैं। 5वें नंबर पे। देखिए हम 10वें नंबर पर थे। टॉप 8 टीम्स ने क्वालिफाई करने अगले साल इंडिया में होने वाले वर्ल्ड कप के लिए, और हम 10वें नंबर पर थे। लेकिन ये जब हमने 2 मैचेस जीते अगेंस्ट वेस्ट इंडीज तो हम 4थे नंबर पर आ गए, और आज के मैच में इंशाल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट टीम फतह हासिल करती है तो हम 3रे नंबर पे आ जाएंगे, हमारे पॉइंट्स अफगानिस्तान के बराबर हो जाएंगे। खैर अभी तो लीग बहुत बाकी है, ये सीरीज पाकिस्तान के लिए एक एक मैच जीतना बड़ा इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। तौसीफ भाई, बाबर आजम की कैप्टनशिप का इम्तिहान अब तक हमने ज्यादातर देखा है तो पाकिस्तान में देखा है। अभी तक हमने अवे सीरीज में, बड़ी सीरीज में ऑस्ट्रेलिया गए हों, आप न्यूजीलैंड गए हों, आप साउथ अफ्रीका गए हों, अभी तक हमने इस तरह इस जगहों पे अभी इम्तिहान देखा नहीं है बाबर का। एक तो आपके पास चॉइसेस नहीं थी, और चॉइसेस जाहिर है कि जब एक प्लेयर ऐसा हो, जब रन्स कर रहा हो, तो ठीक है वो बाई बर्थ वाली बात अपनी जगह है कि कप्तान का अलग पता चलता है। बट हमारे टाइम में भी अगर खान साहब कप्तान थे तो उसमें हेल्प करने वाले, मतलब मशवरे देने वाले बहुत, सर खान साहब खुद भी परफॉर्मर बहुत बड़े थे। जावेद भाई थे, मुदस्सिर नजर थे, कई ऐसे ग्रेट प्लेयर थे जो बैठ के बात करते थे उनसे और उनको मानते भी थे वो। ऐसा यहाँ इत्तेफाक है कि सब एक ही जैसे हैं इस वक्त, और जाहिर है आप जब तक जीत रहे हैं तो रिजवान और शाहीन शाह अफरीदी के बारे में भी कप्तानी की बहुत सारी बातें की जाती हैं, क्या लगता है आपको? नहीं देखिए, अभी टाइम थोड़ा सा देखिए, इसमें थोड़ा सा आपको देखना पड़ेगा, इतनी टू अर्ली ये वाला जैसे अभी हारिस को जैसे किया, यहाँ कहीं भी मुझे लगा नहीं कि कप्तान साहब के इसमें 2 दिन पहले आप ये बात कर रहे हैं और उसके बाद आपने जो है वो टीम के अंदर आ गया, तो मुझे ऐसा लगा नहीं कि कप्तान साहब की इसमें कोई हामी थी उसको खिलाने में। वो जहाँ से भी हुआ वो अपनी जगह है। मैं उस बच्चे को नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि जो लोग खिलाने वाले वो सोचे तो यार कि हमें करना क्या यार। ये बहुत, आप समझते हैं रमीज राजा साहब मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम के कमरे में जिस कंसंट्रेशन के साथ मैचेस देख रहे थे, वो मैंने उनको मंजर देखा था, खामोश बैठ के सिर्फ क्रिकेट देख रहे थे। आपको बताऊं, जो क्रिकेटर होता है ना और जो डिसीजन आदमी लेता है वो, क्योंकि मैं उनके साथ खेला हूँ काफ़ी और सब अपने, और जिस तरह की वो आने वाले वक्त में अगर, क्योंकि अभी हालात तो हमारे मुल्क के बिल्कुल डिफरेंट हुए हुए हैं, कोई पता नहीं, बट आई थिंक कि वो ऐसा आदमी है कि वो जाना नहीं चाहिए, उस लिहाज से कह रहा हूँ। तो वो ऐसे डिसीजन लेंगे बाद में जो लोगों के लिए बहुत मुश्किलात पड़ जाएंगी, और होना भी चाहिए। इसलिए कि अभी कई बाकियात ऐसी बाकी हैं जो हमारे सिस्टम में मौजूद हैं, उनको भी हिला के छोड़ेंगे वो, और हिला के छोड़ना चाहिए। अंडर 16 अभी खेली जा रही है, उसकी सिलेक्शन और इन चीज़ों को देखिए, और भी कई चीज़ें हैं। तो डोमेस्टिक में भी जो है बहुत प्रॉब्लम है। तो मैं मशवरा तो नहीं, लेकिन मुझे पता है कि अगर वो रहे ना तो वो ये बाकियात को भी ख़त्म कर देंगे। साजिद भाई, जाते जाते बता दें फिर कि रमीज राजा साहब कोई फ़र्क डालेंगे? क्रिकेटर चेयरमैन आया है, बहुत सारे लोग बात करते थे क्रिकेटर को चेयरमैन आना चाहिए, और ये काफी क्रिकेट खेले, बिल्कुल डालना चाहिए। देखिए नसीम भाई, बहुत ही क्वालिटी के हमारे कप्तान रमीज राजा, जैसे इंटर डिस्ट्रिक्ट के ट्रायल हो रहे थे, उसमें जो लड़के रजिस्टर्ड होते हैं उनको रजिस्टर्डियों के ट्रायल नहीं हुए। बहुत प्यारी बात की ग्रेट तौसीफ अहमद साहब ने। अंडर 16 की बात करूं, अंडर 9 की बात करूं, टोटली स्पीच मैनेजमेंट है, वॉलेट का कत्ल हो रहा है, और रमीज राजा को फ्रंट पे आना पड़ेगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन है, और ये हारिस के हवाले से और सरफराज का तो ब्लैंड डिसीजन लेना पड़ेगा। और खुला जो सिफारशी सिलेक्टर लगे हुए, जो तनख्वाहों के पेट हुए हैं, उनको अपनी तनख्वाहों से मतलब है। मेरा कहने का मकसद है बहुत से सिलेक्टर जो है हट जाएंगे, और रमीज राजा इस सीरीज के बाद पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन, उनको जाना है नहीं जाना, मगर वो काम करके जाए, लोग याद रखें। बिल्कुल ठीक है साजिद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका पॉइंट आ गया और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। तौसीफ अहमद साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आरिफ भाई, आपकी आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। रमीज राजा साहब को फ्रंट पे आना होगा, जो साजिद भाई बात कर रहे हैं उन्हें फ्रंट पर आना होगा। और तौसीफ भाई ने जो बात कही कि रमीज राजा साहब अगर रुक गए तो इतने कैपेबल हैं कि वो बहुत सारी चीज़ों को
सीधा करने की कोशिश करेंगे और बहुत सारी चीज़ें उसके बाद सीधी होती हुई भी दिखाई देंगी। ऑल आउट जाना होगा पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी के लिए। ठीक है, हम आज क्लीन स्वीप करने में कामयाब हो जाते हैं, ठीक है, हम वेस्ट इंडीज़ को 3-0 हराकर आईसीसी सुपर लीग में भी अपनी पोजीशन को बेहतर बना लेते हैं, लेकिन टीम की सिलेक्शन में कहाँ गलतियां हो रही हैं, टीम की सिलेक्शन में कहाँ कौन अपनी चला रहा है और ऐसी चला रहा है कि जिसकी वजह से टीम को नुकसान पहुंच रहा है, ये रमीज रजा साहब से बेहतर कोई नहीं समझ सकता। बुलाएं तमाम कोचेस को, सिलेक्शन कमेटी को, कि जो डिसीजन हुए थे उसके अंदर ये क्यों खेला, ये क्यों नहीं खेला, वो क्यों नहीं टीम के अंदर आ रहा। ये चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी से भी सवाल करें और अपनी टीम मैनेजमेंट से भी पूछें कि आपकी राय होती कितनी है, ये फैसला करता कौन है। एटलीस्ट क्रिकेट के राजा रमीज राजा को ये बात तो पता होनी चाहिए, क्योंकि हर कोई आप ही की जानिब देखता है, सबसे बड़े आप ही हैं पाकिस्तान क्रिकेट में इस वक्त। यहाँ नसीम राजपूत अपनी पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ चाहता है इजाजत इस दुआ के साथ कि ये तीसरा मैच भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम जीतकर क्लीन स्वीप करेगी वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, और आने वाले मैचेस में जहाँ कोई भी कोताहियाँ हैं, सिलेक्शन के मामलात हैं, मनपसंद चल रही है, उनको दूर करेंगे। आपसे अगले हफ्ते फिर मुलाकात होती है। टिल देन अल्लाह ने के बाद।